हेलो नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध कारक। कारक चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिसमें हम लोग 5 कारक पढ़ चुके हैं, 3 कारक और बचे हैं, जिसमें आज 6वां कारक हम लोग पढ़ेंगे संबंध कारक। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग संबंध कारक। और यह वीडियो आपको हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगा और रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल से भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग संबंध कारक। संबंध कारक में हम लोग पढ़ेंगे। तो संबंध कारक में सबसे पहले इसका विभक्ति क्या होती है ये जानेंगे हम लोग। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है। ठीक है, संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है। तो संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। यह होती है संबंध कारक की विभक्ति। तो संबंध कारक की विभक्ति क्या होगी जाएगी, क्या, का, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, अगर किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी अगर विभक्ति आपको दिखाई दे देगा तो वहाँ पर आपको टिक करना है संबंध कारक। ठीक, संबंध कारक। चलिए, और इसमें स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा, स्टार बनाकर नोट करिएगा। संबंध कारक की और क्या पहचान हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु हम किसी को थोड़े समय के लिए जब देते हैं, जब आप कोई भी वस्तु किसी को थोड़े समय के लिए दिया जाता है तो वहाँ पर भी संबंध कारक होता है। ठीक, थोड़े समय देने का मतलब अगर वस्तु किसी को दे देंगे हम थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए, फिर वापस हम उसको ले लेंगे, तब वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। अगर हम वापस नहीं ले रहे हैं तब संप्रदान कारक होता है, जो कि हमने पहले वाले भी इसके पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक, अगर हम वस्तु को दिए, कुछ समय के बाद पुनः वापस ले लिए, अपने पास ले लिए हम, तब होगा संबंध कारक। अगर हम किसी वस्तु को दिए लेकिन उससे कभी नहीं लेंगे तब होगा संप्रदान कारक। लेकिन हम लोग संबंध कारक पढ़ रहे हैं तो संबंध कारक पर ही ध्यान देंगे। तो इसकी विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी हो जाएगी। ठीक, स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा। यदि कोई वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाए। ठीक, अगर कोई वस्तु थोड़े समय के लिए दी जाए तब वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, राम के पिताजी दिल्ली जाएंगे। राम के पिताजी दिल्ली जाएंगे। राम के पिताजी दिल्ली जाएंगे। इस वाक्य में आपको एक विभक्ति दिखाई दी होगी जो कि के है। ठीक, के, तो के विभक्ति होती है संबंध कारक की। इस वाक्य में संबंध कारक होगा। ठीक है, राम का घर अच्छा है। एक एग्जाम्पल और, राम का घर अच्छा है। राम का घर अच्छा है। इस वाक्य में विभक्ति क्या आई, का। विभक्ति आई है का, तो का विभक्ति होती है संबंध कारक की, तो इस वाक्य में संबंध कारक होगा। ठीक, इस वाक्य में क्या होगा, संबंध कारक। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, इससे संबंधित भी एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम ने श्याम को पढ़ने के लिए
पढ़ने के लिए पुस्तक दी। राम ने श्याम को पढ़ने के लिए क्या दिया है? पुस्तक दिया है। तो राम ने श्याम को पढ़ने के लिए पुस्तक दिया है, तो पुस्तक फिर वापस ले लेगा, ठीक है ना, फिर वापस ले लेगा, फिर वापस ले लेगा। तो इसलिए इस वाक्य में कारक जो होगा वह संबंध कारक होगा। राम ने श्याम को पढ़ने के लिए पुस्तक दिया है, हमेशा के लिए नहीं दिया, केवल और केवल पढ़ने के लिए दिया है। कुछ समय में यह कुछ समय के बाद पुस्तक ले लेगा, ठीक। तो इसमें संबंध कारक होगा, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें संबंध कारक होगा, ठीक है। चलिए, तो यह है संबंध कारक। संबंध कारक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले कारक पर, कारक नंबर 7, जो कि अधिकरण कारक। हेडिंग डालेंगे आप लोग, अधिकरण कारक। कारक नंबर 7 होगा अधिकरण कारक। चलिए, अधिकरण कारक 7वां नंबर का कारक अधिकरण कारक, ठीक है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक, अधिकरण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। क्या होता है? आधार। अधिकरण कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आधार होता है। और आधार किसका हो सकता है? आधार हो सकता है वस्तु का। आधार किसका किसका हो सकता है? वस्तु का, समय का, या फिर अंदर होता नहीं, जैसे अंदर बाहर होता है, ठीक है। अंदर, इन अगर कहीं भी आधार हो, मतलब अधिकरण कारक का पहचान हम कैसे करेंगे? अधिकरण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है आधार। आधार किसका किसका हो सकता है? किसी वस्तु का हो सकता है, समय का हो सकता है, और अंदर का हो सकता है, ठीक। यह हुआ शाब्दिक अर्थ अधिकरण कारक का। लेकिन इसका विभक्ति क्या होती है? अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में, पर। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? में, पर, ठीक। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में, पर। मतलब अगर कहीं वाक्य में या फिर पर आ जाए तब वहाँ पर हम कहेंगे अधिकरण कारक होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक। मेज पर क्या रखा है? पुस्तक। जैसे मान लीजिए यह एक मेज हो गया, अब मेज पर एक पुस्तक रखा हुआ है, ठीक है। मेज पर क्या रखा हुआ? पुस्तक। तो पुस्तक रखने का आधार क्या होगा? मेज, ठीक है। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा? पुस्तक कहाँ रखा हुआ है? मेज पर, तो इसका आधार हो जाएगा मेज। आधार क्या हो जाएगा? मेज। आधार हो जाएगा मेज, और यहाँ पर विभक्ति भी पर है, तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा? संबंध, अधिकरण कारक। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। और यह किसका आधार लिया गया है? तो यह आधार लिया गया है वस्तु का। इस वाक्य में आधार किसका है? तो इस वाक्य में वस्तु का आधार है। वस्तु में कौन सी वस्तु है? तो मेज वस्तु है, ठीक ना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं दो दिन में आऊँगा। मैं 2 दिन में आऊँगा। मैं 2 दिन में आऊँगा, ठीक है। इस वाक्य में किसका आधार दिख रहा है? तो इसमें बोला गया है 2 दिन, यानी दिन मतलब समय, दिन का मतलब क्या? समय। तो 2 दिन में आने का तात्पर्य हुआ कि मतलब वह समय का आधार ले रहा है, ठीक ना।
तो इस वाक्य में समय का आधार ले रहा है, तो इसमें किसका आधार हो जाएगा? समय का आधार। समय का आधार इस वाक्य में किसका आधार होगा? समय का, क्योंकि इसमें दिन लिया है और दिन क्या होगा? समय होता है। और इसमें में भी आया है और में की इसकी विभक्ति होती है अधिकरण कारक की, तो यह भी अधिकरण कारक होगा। ठीक। अगला एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल, चाचा जी दिल्ली में रहते हैं। चाचा जी कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के ऊपर नहीं रहते, दिल्ली के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो? दिल्ली के अंदर रहते हैं। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? दिल्ली। और किसका आधार हो जाएगा इसमें? अंदर का, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अंदर रहते हैं, ना कि दिल्ली के बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो इसमें आधार होगा अंदर का। इसमें आधार किसका होगा? अंदर का। ठीक है, तो इसमें भी आपका अधिकरण कारक ही होगा। चलिए, ये था अधिकरण कारक। इसके बाद हम लोग 8वां कारक पढ़ेंगे, और 8वां कारक होगा आपका संबोधन कारक। 8वां कारक क्या होगा? संबोधन कारक। तो आप लोग 8वां नंबर लिखेंगे संबोधन कारक। चलिए, 8वां कारक होगा क्या? संबोधन कारक। संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक की विभक्ति नहीं होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, संबोधन कारक की विभक्ति नहीं होती है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए किस कारक की विभक्ति नहीं होती है, वह होगा आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्ति नहीं होती है। यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, इसकी विभक्ति नहीं होती है, इसकी विभक्ति नहीं होती है, इसकी विभक्ति नहीं होती। किसकी? संबोधन कारक की विभक्ति नहीं होती है। ठीक, संबोधन कारक की विभक्ति नहीं होती है, तो फिर हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? विभक्ति से हम लोग पहचान कर लेते थे कि इसमें कौन सा कारक होगा, लेकिन संबोधन कारक में विभक्ति नहीं होती है, तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो इसका पहचान लिख लेंगे। संबोधन कारक का पहचान हो जाएगा जैसे हे, और यहाँ सिंबल इस प्रकार से सिंबल आपको दिखाई देगा, यही होता है संबोधन का चिन्ह। संबोधन का चिन्ह हे, अरे, संबोधन का चिन्ह। अगर इस प्रकार से संबोधन का चिन्ह दिखाई दे देगा, तो वहाँ पर क्या बताएंगे हम? संबोधन कारक। हे, अरे, संबोधन का चिन्ह लगा होगा, कौन सा कारक? संबोधन कारक होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर। संबोधन का चिन्ह राम, राम पर कृपा करना। हे ईश्वर, राम पर कृपा करना, इसमें संबोधन का चिन्ह है, हे भी है, तो यहाँ पर कारक होगा संबोधन कारक। ये था संबोधन कारक, और आज यही कारक समाप्त होते हैं। 8 कारक हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज यह लास्ट कारक था संबोधन कारक। ये भी पढ़ लिए हम, किस कारक की विभक्ति नहीं होती है? संबोधन कारक की विभक्ति नहीं होती है। ठीक, चलिए, ये कारक हो गया समाप्त। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, स्टार बनाकर लिखिएगा, स्टार बनाकर नोट करिए, स्टार बनाकर नोट करिए। हिंदी में विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में विभक्तियों की संख्या, हिंदी में विभक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में 7 विभक्तियों की संख्या होती है। अब किसका नहीं होता है? संबोधन कारक का विभक्ति नहीं होती है। बाकी सभी कारक की विभक्ति होती हैं, और संबोधन कारक का नहीं होता है। 7 विभक्ति होती हैं। ठीक,
7 विभक्ति होती हैं। अच्छा, ने विभक्ति का जो प्रयोग होता है, जो विभक्ति हम लोग ने का यूज करते हैं, ने विभक्ति का प्रयोग, ने विभक्ति का प्रयोग किस काल में होता है? तो भूतकाल में होता है। किसमें? भूतकाल में होता है। ने विभक्ति का प्रयोग किस काल में होता है? भूतकाल में होता है। इसे भी नोट करिए, ठीक। चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन हैं, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक। अब तक जितने हम लोग पढ़े हैं कारक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला क्वेश्चन, वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा। वह अगले साल आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? जल्दी बताइए, क्या कौन सा कारक होगा? समय, वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में अधिकरण कारक होगा। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा, ठीक है। अधिकरण कारक होगा। क्यों अधिकरण कारक होगा? क्योंकि इसमें आधार किसका लिया गया है? समय का। समय में किसका? वर्ष, मतलब साल का, ठीक ना। वह अगले साल आएगा तो इसमें आधार लिया गया है समय का, और समय में किसका? तो वर्ष का, यानी साल का, ठीक है। इसलिए इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। चलिए बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा कारक होगा। लिखिए कमेंट बॉक्स में क्या इसका उत्तर होगा। चलिए इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? चलिए इस वाक्य में कारक हो, देखिए इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है? से। इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है? से विभक्ति है। इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है? से विभक्ति है। इस वाक्य में से विभक्ति है, और से विभक्ति 2 कारक की होती है। एक होती है करण कारक की, और एक होता है अपादान कारक की। लेकिन करण कारक में जो से का प्रयोग करते हैं वह हम किसी साधन के साथ लगाते हैं, लेकिन अपादान कारक में अलगाव के साथ लगाते हैं। यहाँ पर एक साधन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर पाठशाला जाने के लिए एक साधन का प्रयोग बच्चे कर रहे हैं, और वह साधन क्या है? बस, ठीक है ना। तो बस साधन है, साधन के साथ से लगा है। साधन के साथ क्या लगा है? से लगा है। तो जब कभी भी साधन के साथ से लगता है तो उस वाक्य में जो कारक होगा वह होता है करण कारक, ठीक है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा, ठीक। अगला प्रश्न चलिए आपके सामने यह है, राजा भिक्षुक को दान देता है। तीसरा नंबर, राजा भिक्षुक को दान देता है। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर।
चलिए, राजा भिक्षुक को दान देता है, तो दान देता है तो फिर दान लेगा नहीं, क्योंकि दान देने के बाद लिया नहीं जाता है, वह हमेशा के लिए दिया जाता है। और जब कभी भी कोई किसी वस्तु को हमेशा के लिए दिया जाता है, जब कभी भी किसी वस्तु को हमेशा के लिए दिया जाता है, तो वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, क्या होता है? संप्रदान कारक। यहाँ पर राजा भिक्षुक को दान दे रहा है और दान भिक्षुक को देगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि भिक्षुक कुछ दूर जाएगा फिर उससे दान वापस ले लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। भिक्षुक को दान दिया है तो हमेशा के लिए दे दिया, तो हमेशा के लिए जब दान दिया जाता है वापस नहीं लिया जाता है, वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। तो इस वाक्य में संप्रदान कारक होगा। ठीक, अगर थोड़े समय के लिए देते हैं तब वो होता है संबंध कारक, लेकिन दान हम हमेशा के लिए देते हैं तो इसमें संप्रदान कारक होगा। ठीक, अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। प्रश्न है कि राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को क्या देता है? कंबल देता है। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसमें भी राजा सेवक को कंबल दे रहा है, यानी दान ही कर रहा है। किसका दान कर रहा है? कंबल का दान कर रहा है। तो कंबल राजा फिर कंबल लेगा नहीं वापस। राजा सेवक को कंबल दिया है तो कंबल फिर सेवक से लेगा नहीं, वो हमेशा के लिए दे दिया। और जब हमेशा के लिए दिया तो वहां पर होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। तो ये थे 4 प्रश्न जो कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम ये आज यहीं पर कारक समाप्त होता है। ये कारक का लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको बताइए, सबके पास भेजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में वर्ण और वर्णमाला लेकर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।